नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं राजधानी रांची की। हिंदू न्यास बोर्ड ने श्रावण माह के पवित्र महीने को देखते हुए बोर्ड की दूसरी बैठक 20 जुलाई को बुलाई है। बोर्ड की बैठक में मंदिरों की मूलभूत सुविधाओं जैसे मुद्दे पर चर्चा होगी। बोर्ड के सदस्य राकेश सिन्हा ने बताया कि ऐसे मंदिर जो हिंदू न्यास बोर्ड से निबंधित है, वहां मंदिरों में सुविधा और विशेषकर महिलाओं की सुविधा को लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही निबंधन के लिए मंदिरों में और वॉलंटियर बनाए जाएंगे। राकेश सिन्हा ने बताया कि हमारा प्रयास रहता है कि राज्य के सभी मंदिरों में भक्तों को अच्छी से अच्छी व्यवस्था दी जाए। यही हमारा मुख्य मोटो भी होता है। इस बैठक में हम लोगों ने तमाम एजेंडों को रखा है कि धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत जो मंदिर हैं उन मंदिरों में क्या मूलभूत सुविधाएं की कमी है, महिलाओं के लिए क्या वहाँ व्यवस्था है, श्रद्धालुओं के लिए वहाँ क्या व्यवस्था है, और जो मंदिर अभी तक निबंधित नहीं हो पाए हैं उन मंदिरों को जल्द से जल्द निबंधित करने का प्रस्ताव हम लोग ला रहे हैं। और तमाम ज़िलों में एक वॉलंटियर टीम का भी गठन करेंगे जो वॉलंटियर उन मंदिरों को जाकर के देख रेख करेगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आगामी 20 तारीख को बोर्ड की द्वितीय बैठक में हम लोग रखे हुए हैं और हमें लगता है कि जल्द से जल्द मंदिर में, राज्य के तमाम उन मंदिरों में श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधा कैसे हम उपलब्ध करा सकें, यही हमारा सबसे बड़ा मकसद होगा। राज्य में हो रहे आदिवासी जमीन की लूट के मुद्दे को लेकर पूर्व मंत्री देव कुमार धान 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिले और उन्हें 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। देव कुमार धान ने राज्यपाल को बताया कि राज्य में CNT SPT एक्ट कानून का पालन नहीं हो रहा है। आदिवासियों की रैयती और सामाजिक धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी जमीन की धड़ल्ले से लूट जारी है। अधिकारियों की मिलीभगत से भूमाफियाओं द्वारा ये काम किया जा रहा है। हजारों दखलदानी के मामलों पर आदेश होने के बावजूद रैयत को जमीन वापस नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आदिवासी युवती से विवाह कर गैर आदिवासी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जिस पर रोक लगाने की मांग की गई है। इन तमाम विषयों को लेकर राज्यपाल ने राज्य के सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों संग बैठक कर चर्चा करने की बात कही है। इधर झारखंड सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में आजसू पार्टी द्वारा राज्य भर में धरना प्रदर्शन व आंदोलन छेड़ा गया है। इसी कड़ी में बुधवार को जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरने में आजसू पार्टी के प्रधान महासचिव साहब, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित उपस्थित रहे। वहीं बड़ी संख्या में पार्टी के पुरुष व महिला कार्यकर्ता भी यहां मौजूद रहे। राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ इन्होंने जोरदार नारेबाजी की। पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित ने कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव से पूर्व जो भी वादे राज्य की जनता से किए थे, आज तक उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं किया गया। राज्य में किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। राज्य में अपराध चरम सीमा पर है। जमशेदपुर के MGM अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार गिर रही है। राज्य में महिलाएं असुरक्षित है, उनके ऊपर अत्याचार चरम सीमा पर है। नई शिक्षा नीति के तहत अभिवंचित वर्ग के छात्रों को निःशुल्क उच्च शिक्षा नहीं मिल रही है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आजसू पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है और आज धरने के माध्यम से एक मांग पत्र राज्य के राज्यपाल को सौंपा जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत जो जमशेदपुर शहर के इर्द गिर्द जो बसा हुआ जो बस्ती है, जो क्षेत्र है, वहाँ कचरा निष्पादन का कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली विभाग अपने मनमानी तरीके से विभाग को चला रहे हैं। ऐसे कई मुद्दा है जिन मुद्दों को लेकर के आज आजसू पार्टी यहाँ 1 दिवसीय धरना दे रही है। और सरकार से भी हमारा आग्रह है कि आप जिन वादों के साथ इस राज्य में आप सत्ता पर बैठे हैं, आप जनता के प्रति संवेदनशील होइए, जनता के लिए काम करिए, और नहीं तो फिर आजसू पार्टी आंदोलन का उपज है। सड़क से लेकर हम लोग आंदोलन करते हैं और ये आंदोलन ये जारी रहेगा तब तक जब तक सरकार जनहित में जनता के लिए काम नहीं करेंगे। बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ने देश भर में दवा उद्योगों से मजदूरों की छटनी किए जाने के खिलाफ जमशेदपुर जिला मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। यूनियन के सदस्यों ने कहा कि आज देश भर की कई दवा कंपनियों द्वारा अपने यहां कार्यरत मजदूरों की छटनी की जा रही है। बेवजह उनसे नौकरी छीनी जा रही है।
कई ऐसी कंपनी है जिनके द्वारा बड़ी संख्या में मजदूरों को नौकरी से हटाया गया है। इसी के खिलाफ यूनियन आंदोलन कर रही है। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 4 श्रम कोड के लचीले व्यवस्था का फायदा उठाकर तमाम कंपनी मजदूरों का शोषण कर रही है, जिसे यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगी। धरने के उपरांत इन्होंने जिले के उपायुक्त के माध्यम से देश के श्रम मंत्री को मांग पत्र भेजा है। साथ ही मजदूरों को उनका अधिकार दिए जाने की मांग की है। हम लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। सारे देश भर में दवा उद्योग और दवा कंपनियां भारी नौकरी में कटौती की है, छटनी किया है और दूर क्षेत्र में हमको ट्रांसफर करके जुल्म कर रही है। आज केंद्रीय श्रम मंत्री, माननीय श्रम मंत्री को हम लोग ज्ञापन भेजेंगे कि उनका इंटरवेंशन जरूरी है। कंपनी लोग इस देश का नियम कानून नहीं मान रही है। हमने कोर्ट का आदेश है हमको रीइंस्टेटमेंट के लिए, फिर भी रीइंस्टेटमेंट नहीं हो रहा। तो ये जो स्थिति है और केंद्र सरकार जो 4 श्रम कोड ला रही है उसका लचीलापन का माने फायदा लेते हुए कंपनी लोग छटनी कर रही है, जुल्म कर रही है, वेतन में कटौती कर रही है। इसका आज विरोध कर रहे हैं और महामहिम के पास हम लोग ज्ञापन देंगे। जमशेदपुर के परसुडी कृषि बाजार समिति परिसर में एक जर्जर भवन का छज्जा गिरने से पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। पहले सुबह हुई इस घटना से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहां कार्यरत कर्मचारी और मजदूरों में दहशत का माहौल है। बता दें कि कृषि बाजार समिति के अधीन परसुडी बाजार के भवनों को विभाग ने कंडम घोषित कर 198 दुकानदारों को नोटिस थमाया है। दूसरी ओर दुकानदार भवन के ऊपरी हिस्से की मरम्मती की मांग कर रहे हैं ताकि नीचे वाले हिस्से के दुकानदारों को दुकान ना खाली करनी पड़े। कृषि बाजार समिति और दुकानदारों के विवाद के बीच आज भवन का छज्जा गिर गया। हालांकि किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वक्त रहते समस्या का हल नहीं निकाला गया तो स्थिति और भयावह हो सकती है। घटना को लेकर दुकानदारों ने बताया कि छज्जा गिरने से दुकान का पूरा सामान बर्बाद हो गया है। अगर ये घटना कार्य के दौरान हुई होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। कल तो सब ठीक था, आज भर छज्जा गिर गया। हम का जब दुकान था तो दुकान दब गया, पूरा नुकसान हो गया, सामान वामान सब था अंदर में। और क्या किया जाए तो कोई नहीं किया, नुकसान जान तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। और तो गिरा है, सामान जो अंदर में था वो नुकसान हो गया। इधर सरायकेला प्रखंड मुख्यालय सभागार में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी समीक्षा बैठक बीडीओ मृत्युंजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। समीक्षात्मक बैठक में प्रखंड प्रमुख अनुपस्थित थे। उनकी जगह उप प्रमुख की सहमति से बैठक संपन्न हुई, जिसमें 15वें वित्त आयोग से जुड़े योजनाओं को अमली जामा पहनाने और उन्हें समय से पूरा किए जाने संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में विकास योजनाओं के साथ 14 जुलाई से 14 अगस्त तक चल रहे जन मृत्यु निबंधन जागरूकता कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई, जिसमें योजना फलीभूत किए जाने संबंधित निर्णय लिए गए। बीडीओ मृत्युंजय कुमार ने बताया कि 21 जुलाई से प्रखंड क्षेत्र के घरों में डोर टू डोर सर्वे कर मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य किया जाना है, जिसकी तैयारी की चर्चा बैठक में की गई है। बैठक में बीडीओ के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारीगण भी मौजूद रहे। पदाधिकारियों से जनता के हित में कौन कौन से काम किए जा सकते हैं और कौन से कार्य कराए जा रहे हैं, इन सब की समीक्षा इस बैठक के माध्यम से की जा रही है। साथ ही अभी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो 14 तारीख से 14 जुलाई से 14 अगस्त तक हमारे यहाँ जन मृत्यु के निबंधन का कार्य चल रहा है। इसके संबंध में भी समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों को बताया गया है तथा अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सूचना को पहुँचाकर लोगों का सरकार के निर्देशानुसार हम जन मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकें। साथ ही 21 तारीख से हमारे यहाँ हाउस टू हाउस सर्वे का कार्य होने वाला है निर्वाचन विभाग की ओर से। निर्वाचन कार्य के तहत जो हमारा SSR विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण होने वाला है, उसके प्री रिवीजन एक्टिविटीज़ में इस संबंध में भी लोगों को BLO को सहयोग करने के लिए बताया जा रहा है। सरायकेला कस्बा जिला के गम्हरिया प्रखंड में जनवरी माह से लेकर अब तक लाखों लीटर केरोसिन तेल बिना जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों तक पहुंचे स्टॉक से गायब हो गया है। जिले के डीलरों ने किरासन तेल उठाव की बात से इनकार किया है। बीडीओ ने इस पूरे घोटाले की जांच शुरू कर दी है। आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बाकायदा नियमानुसार केरोसिन तेल की आपूर्ति जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को की गई।
उनके द्वारा ही इसे वितरित भी किया गया, लेकिन जब दुकानदारों से इसकी जानकारी ली गई तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में केरोसिन तेल उठाव से इनकार किया है। मामले के सुगबुगाहट के बाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी गम्हरिया ने तमाम जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को जनवरी से लेकर मई महीने तक उठाए गए किरासन तेल का विवरण देने का निर्देश दिया है। उनसे कहा गया है कि वे अपनी उठाव पंजी सहायक गोदाम प्रबंधक के मार्फत उन तक पहुंचाए और इसे अति आवश्यक समझा जाए। मामला व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे भी संज्ञान में आया है कि ऐसा कुछ मामला है। इसकी जांच हम लोग करा रहे हैं और गम्हरिया के जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हैं उनको भी इसके लिए बोला गया है और हम लोग इसके लिए जो किरासन तेल के हॉकर हैं उनको भी हम लोग सतत निगरानी देते रहे हैं कि जो भी किरासन तेल उनके द्वारा दिया जाता है डीलरों को उसका ऑनलाइन डिस्पैच करें, लेकिन इसका भी उनके द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर कार्यालय की तरफ से उनको स्पष्टीकरण भी किया गया है। हमारे यहाँ गम्हरिया ब्लॉक से एमओ के ऑफिस से ये जारी किया गया व्हाट्सएप, जो कौन दुकानदार 3 महीना का, तो विगत 3 महीना का तो सवाल ही नहीं उठता है। दिसंबर में कोई लिया था तेल और हमारा लगता है, हम सोचते हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के यहाँ सरायकला तक ग्रामीण क्षेत्र मुश्किल से 50 ड्राम तेल भी नहीं उठा होगा और अभी 3 महीना का जो हिसाब मांगा जा रहा है तो होलसेलर से ले, दुकानदार को कोई उससे मतलब नहीं है। और मूसाबनी प्रखंड कार्यालय के समीप कांग्रेस नेता कृष्णचंद्र पातार आवास की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक उन्हें आवास आवंटित नहीं हो जाता तब तक वे धरने पर ही बैठे रहेंगे। जिला प्रशासन से आवास उपलब्ध कराने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता कृष्णचंद्र पातर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। उन्होंने बताया कि वे मूसाबनी 1 नंबर गौरपाड़ा पूर्वी मूसाबनी पंचायत के रहने वाले और शारीरिक रूप से दिव्यांग है। परिवार में 8 महीने का बच्चा सहित कुल 8 सदस्य मिट्टी व खपरेल के जर्जर घर में रहते हैं। बारिश में काफ़ी कठिनाइयों के साथ दिन और रात गुजरती है। कृष्णचंद्र पात्र का कहना है कि वे अब तक 3 बार घर के लिए आवेदन दे चुके हैं। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के शिविर में उनकी मां पद्मा पातर ने भी घर के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अब तक कोई घर नहीं मिला है। इसलिए मजबूर होकर आवास उपलब्ध कराने की मांग को लेकर मूसाबनी प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए हैं। ये तब तक जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती है। उनके समर्थन में मजदूर नेता वीर बहादुर सिंह और कांग्रेस नेता शहनवाज आलम भी धरने पर बैठे हैं। और उस घर में मेरा परिवार सहित मेरा 8 महीने का बच्चा सहित 8 जन उस घर में रहते हैं। कभी भी हम लोग को जान का खतरा हो सकता है और इस बरसात में डेली थोड़ा ना थोड़ा कुछ न कभी खपरा गिर रहा है, कभी मिट्टी गिर रहा है ना, हमेशा जान का खतरा पड़ा रहता है। इसको लेकर के हमने वीडियो से भी हमेशा मांग करते आ रहा, तो वीडियो आपने सेंट्रल का मामला को बता करके मेरा काम नहीं हो रहा। इसके तहत हमने 2 दिन पहले चिट्ठी दी है वीडियो को कि हम जब तक मेरा घर उपलब्ध नहीं कराने का मांग को लेकर के हमने आज अनिश्चितकाल धरना में बैठने का निर्णय लिया है। जब तक मेरा घर उपलब्ध नहीं कराएंगे प्रशासन की ओर से, तब तक हम इस धरना से हम उठने वाला नहीं है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर व दिल्ली के सचिन की प्रेम कहानी पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही है। दोनों की प्रेम कहानी की बयार अभी थमी भी नहीं कि एक और प्यार के परवाने की चर्चा जोर शोर से शुरू हो गई है। बात झारखंड के हजारीबाग जिला कटक मसांडी के खुटरा गांव की है। पोलैंड की बारबरा पोलक शद्दाब आलम के प्यार में पड़कर 7 समंदर पार से अपनी 6 वर्षीय एक बच्ची के साथ हजारीबाग पहुंच गई है। एक छोटे से गांव में अपने प्रेमी से मिलकर बारबरा काफ़ी खुश है। वह शद्दाब से शादी कर यहीं रहना चाहती है। शद्दाब बताते हैं कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के माध्यम से उनका पोलैंड की बारबरा पोलक से वर्ष 2021 में बातचीत शुरू हुई। बातचीत प्यार में बदल गई। बारबरा उनके बुलावे पर अपने प्यार को पाने 7 समंदर से झारखंड पहुंच गई। बारबरा हजारीबाग में बहुत अच्छा महसूस कर रही है। वह शद्दाब से शादी कर यहां बसना चाहती है। शद्दाब कहता है कि कुछ दिनों के बाद वे दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। बारबरा पोलक की एक 6 वर्षीय बेटी अन्या भी है, जिसको शद्दाब ने अपनाया है। बेटी अन्या शद्दाब को डैड कहकर पुकारती है। इनके पहुंचने के बाद गांव के कुछ लोग काफ़ी खुश नजर आए।
इस बीच कई लोगों ने अपने घरों में बुलाकर विदेशी मेहमान का स्वागत किया। बारबरा पोलक कहती है कि उसे यहाँ आकर काफी अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत जल्द शादी के बंधन में बन जाएंगे। बारबरा पोलक बताती है कि पोलैंड में मेरा खुद का घर कार है, वहाँ मेरे पास सब कुछ है, नौकरी है। मैं तो सिर्फ इंडिया और हजारीबाग आई हूँ शद्दाब के लिए। मैं शद्दाब से काफ़ी खुश हूँ और हम लोग बहुत जल्द एक दूजे के होने वाले हैं। फीलिंग तो बस यही है कि मैं उसके साथ रहूँ जीवन भर और उसका साथ निभाऊँ, क्योंकि इंसान के पास कुछ भी हो लेकिन प्यार से बड़ा चीज़ कुछ नहीं होता है। प्यार होना ही चाहिए। मतलब ऐसे ही हम लोग एज अ फ्रेंडशिप पहले दोस्ती हुई, उसके बाद कन्वर्सेशन हम लोग का कंटिन्यू रहा। फिर मैंने लाइव आता था तो देखती थी, जैसे मैं लाइव पे बैठता था उसको अच्छा नहीं लगता था। सोचता इतना मतलब बंदे के पास इतना टाइम कैसे है, हर दिन सिर्फ इंस्टाग्राम और लाइव रहता है, मतलब कुछ करता है कि नहीं करता है। तो मुझे मतलब उस चीज़ में मुझे वहाँ से निकाली किसी तरह, बोलती है कि इतना टाइम उसमें मत दो, अगर इसमें इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हो इससे अच्छा तुम कुछ करो, उसमें तुम्हारा बेनिफिट होगा। मतलब जैसे अपना पढ़ाई करो या कुछ ऐसा काम करो। तो उसने मुझे बहुत ही गाइड की है, हर तरह का सपोर्ट किया है और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे यहाँ तक लाया है और मैं यहाँ लेके आया उसको हजारीबाग दिखाने के लिए। और बेहद उसको हजारीबाग पसंद है, लेकिन यहाँ कुछ लोगों के मतलब गांव में वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा भीड़ लगाते तो उससे उसको दिक्कत होती है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई दिक्कत ना दे उसे। जिस तरह वो घूमने आई है वो यहाँ से घूम के फिर अपने देश चली जाए वापस। वहीं रांची के एक निजी सभागार में बुधवार को टास्क फोर्स सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन एवं इसके टेक्निकल पार्टनर सेंट्रल फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन के विजन डॉक्यूमेंट का झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह द्वारा विमोचन किया गया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारियों, उद्योग जगत के शीर्ष अधिकारियों, प्रसिद्ध थिंक टैंक, शैक्षणिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग एवं झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट ने कहा कि विकास योजनाओं के अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन में जलवायु परिवर्तन की कई तरह की बाधाएं आ रही है। इसका निदान के लिए कैसे पहल की जाए, इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। हम विकास के रास्ते पर कैसे अग्रसर हो, इसे जानने व समझने की ज़रूरत है। इसमें अभी विकास का जो योजना, विकास का जो प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, इस जो चैलेंज है कि जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज के चलते हमारा इंडस्ट्रीज अपना कई चीज़ का जो उत्पादन करते हैं उसका प्रक्रिया को बदल हो रहा है और उसके लिए हमारा और जो खादान हो रहा है, कोयला का खादान खास करके, जो हमारा भविष्य में धीरे धीरे उसका कम हो जाएंगे और जहाँ रिन्यूएबल एनर्जी आ जाएंगे उसका खपत भी कम हो जाएगा। उसमें हमें सरकार की ओर से देखने हैं कि जो खास करके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में है को जो प्रभावित होगा भविष्य में, उसके लिए हमारा सरकार कैसे उसका देखभाल करेंगे, उसके लिए किस प्रकार का विकास का रास्ता में लाया जाएगा, वो हमारा चिंता का विषय है वो। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।